आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th बुक नंबर 1 का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपको इसको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, ग्लोबलाइजेशन को हम ये मान सकते हैं कि होल अर्थ, पूरी धरती को हम वन मार्केट समझ सकते हैं कि आप पूरे अर्थ के किसी भी कोने में कहीं से भी आके सेल परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। अब डेफ़िनेशन के हिसाब से ग्लोबलाइज़ेशन में होता क्या है? ग्लोबलाइज़ेशन में एक्चुअली में जो सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं ना वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन होती है। सारे वर्ल्ड एक-दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उनके इंटरकनेक्ट होने के बाद फ्लो होता है। फ्लो किन चीज़ों का होता है? फ्लो में होते हैं आइडियाज़। जैसे कि अब हम लोग जो भी हमारा पहरावा है, जो भी हम लोग कपड़े पहनते हैं, तो ये वेस्टर्न कल्चर से हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे तो यहाँ पे खादी के कपड़े होते थे, कुर्ते-चादर होते थे, है ना? लेकिन अब हम लोग जो है कोट पैंट, जीन वगैरह पहनते हैं, तो ये वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट है। तो वेस्टर्न कल्चर से हमारे पास आइडिया आ गए। फिर कैपिटल का जो फ्लो होता है, कैपिटल मीन टू से टेक्नोलॉजी। कोई अच्छी टेक्नोलॉजी जो जैसे अभी आजकल हम जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो सारे फ़ोन इंडिया के थोड़ो ना, वो इंडिया से बाहर से आए हैं। तो कैपिटल क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं, बदले में वो हमें पैसे ला के देती है, ठीक है? फिर इसके साथ ही कमोडिटी का एक्सचेंज होता है, ट्रेड का होता है। कमोडिटी में हम मोबाइल फ़ोन को ईज़िली मतलब कि मोबाइल फ़ोन वाले एग्ज़ाम्पल को सेट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन हमारे पास यहाँ से आते हैं, यहाँ पे जो टेक्नीक थी इसमें इंटरनेट वगैरह आ जाता है, ठीक है? और फिर पीपल ट्रैवलिंग, जो लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो भी ग्लोबलाइज़ेशन में ही आते हैं, ठीक है? तो फिलहाल ग्लोबलाइज़ेशन में 4 चीज़ों का फ्लो होता है, वो कौन-कौन सी हैं? पीपल, आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटी। इसको आप लोग ना पिक मतलब कि PICC इसके साथ याद कर सकते हो, पिक, ठीक है? P फॉर पीपल, I फॉर आइडियाज़, C फॉर कैपिटल एंड C फॉर कमोडिटीज़। तो ग्लोबलाइज़ेशन में मेनली इन 4 चीज़ों का जो है वो फ्लो होता है। अब जैसे कि ठीक है, हमने यहाँ से तो चलो ऑलरेडी कर ही लिया। ये भी लिखा हुआ है कि जब पीपल हैं लोग मतलब कि ग्लोबलाइजेशन में जब वो ट्रैवलिंग करने जाते हैं, आइल्स करके वीज़ा लेके घूमने जाते होते हैं, आइडिया से इंटरचेंज होते हैं ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रांट डोनेशन भी आती है, हो गया ये। अब ग्लोबलाइजेशन, कुछ लोग तो ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छी बात है, ग्लोबलाइजेशन आया और हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन ये एक बुरी चीज़ है, ख़राब चीज़ है। तो हम बेसिकली कुछ पढ़ के देखते हैं, कुछ गुड इम्पैक्ट के हैं ग्लोबलाइजेशन के और कुछ बैड इम्पैक्ट के हैं ग्लोबलाइजेशन के। उसके बाद हम हमारे हिसाब से जो भी हमें सही लगेगा हम वो रिज़ल्ट निकालेंगे। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई भी एक कॉल सेंटर है, ठीक है ना? अब जैसे अमेरिका में या चाइना में कोई कॉल सेंटर खुला हो तो वहाँ पे हमें जो इंडिया के लोग हैं, वैसे इंडिया के लोगों को जो इंग्लिश लैंग्वेज है कंपल्सरी है, तो ज़्यादातर लोगों का जो फ्लो इंग्लिश में है वो अच्छा होता है। तो इंडियन लोगों को वहाँ पे हायर किया जाता है कॉल सेंटर में। अगर ग्लोबलाइजेशन है, हमारे लोग वहाँ पे जा पा रहे हैं, तभी तो उनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिल रहा है ना। तो मतलब कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है। या फिर जैसे मैकडी कंपनी है, अब जो भी मैकडॉनल्ड है इंडिया में जब वो आके ओपन होते हैं तो वो तो एक बड़ी सारी बिल्डिंग है, ठीक है? अब इस बिल्डिंग में क्या है, जितने भी लोग काम करेंगे, अगर ये इंडिया में बिल्डिंग बन रही है तो ये सारी इंडियंस ही तो है ना। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतने लोगों को काम मिल रहा है, अगर ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगी तो इनको काम कैसे मिलेगा? फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को घूमने फिरने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करते हैं। हमारे लोग ऐसे हैं जो जैसे कोई भी डॉक्टर है, किसी बच्चे ने मेडिकल की स्टडी करनी है, तो वो फ़ॉरेन जाएगा, इंडिया से फ़ॉरेन जाएगा। वहाँ से वो डॉक्टरी सीख के वापस इंडिया में आएगा और यहाँ के लोगों को बेनिफिट देना शुरू करेगा। और जब भी ग्लोबलाइज़ेशन होता है और जब हम लोग दूसरे देश से आते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग किसी दूसरे देश से आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम वहाँ से इंडिया में वापस आएँगे ना, ये इंडिया है, ये कोई दूसरा देश है। जब हम इंडिया से पहले यहाँ पे गए, अब हम जब वापस आएँगे, तो हम वहाँ से उस देश की इंडिया में टेक्नोलॉजी को साथ में लेके आएँगे। तो हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो आ जाती है ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, अब हर साल, हर महीने अगर कोई मोबाइल फ़ोन आज लॉन्च हो रहा है तो वो 6 मंथ के अंदर ही वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। जैसे टीवी, एलसीडी है, इनकी टेक्नोलॉजी डेली नई-नई आ रही है, तो ये फ़ॉरेन से ही हम लोग अडॉप्ट करते आ रहे हैं। फिर प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना प्लस यूएसए, अगर हम ये बात मान के चलें कि हमारे बच्चों को टॉयज़ चाहिए, तो जो इंडिया में वो टॉयज़ हैं, कोई टॉयज़ है वो ₹500 का है,
लेकिन वो देखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं है। अब चाइना के जो टॉयज़ हैं वो इंडिया में 100 रुपीज़ में मिलते हैं और वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, ठीक है? बच्चे उनको बड़ी ईज़िली मतलब कि अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसकी कॉस्ट कम है क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को एक ऑप्शन मिल जाती है कि वो कहाँ से मतलब कि अलग-अलग चीज़ें अपनी परचेज़ कर सकते हैं। सेम ही ऐसे यूएसए से अगर हमें वहाँ से कुछ प्रोडक्ट चाहिए हम लोग वहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है? ये थे इनके गुड इम्पैक्ट। बैड इम्पैक्ट में क्या आ जाता है, अब क्या देखिए जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, अब जो इंडिया में अगर हम बात करें कि जैसे कुछ बर्गर बार है या मैकडी है, जब मैकडोनल्ड इंडिया में आके कहीं पे ओपन हो गया, तो हमारे जितने भी लोग हैं, अब वो ज़्यादातर वो मैकडी में जाने लग गए। अब ये लोग जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक लोग अपना मतलब कि छोटी-मोटी शॉप ओपन करके बैठे हैं, लोग वहाँ से बर्गर कम खा रहे हैं, आउटिंग करने की वजह से लोग यहाँ से बर्गर ज़्यादा खा रहे हैं। तो ऐसे जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में आती हैं, तो इससे हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें फ़ॉल डाउन काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। लोकल कंपनीज़ को इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसकी मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल समझा देता हूँ। जैसे दिवाली में लोग जब लोग दियाज़ परचेज़ करते हैं, है ना? दिवाली जब आती है तो कुछ दिया बने होते हैं। तो क्या होता है कि जो चाइनीज़ मेड है, चाइना में दिए वो कैसे इंडिया को प्रोड्यूस करके दे रहे हैं कि बस दिए को पानी में रखो, वो दिया अपने आप जल जाएगा, रात भर वो चलता रहता है। तो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो हमारे इंडिया में है, वहाँ पे क्या होता है कि लोगों ने मिट्टी के दिए बनाए हुए हैं, उसमें तेल भरना पड़ता है, बत्ती लगानी पड़ती है। अब जो बंदा ये वाला दिया देखेगा, वो इसको तो परचेज़ ही नहीं करेगा। तो इसके साथ क्या होता है कि ग्लोबलाइज़ेशन जब आ रहा है, तो वो हमारी लोकल कंपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फ़ेल करते जा रहा है। क्योंकि हमारे पास ना तो वैसी मशीनरी है, ना हमारे पास वो कॉम्पिटिशन है कि हम इनके साथ जो है वो डील कर सकें। तो ग्लोबलाइज़ेशन के हमने गुड इम्पैक्ट भी देख लिए, बैड इम्पैक्ट भी देख लिए। गुड इम्पैक्ट में हमने ये देखा था कि जो ग्लोबलाइज़ेशन है वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को लीड कर रहा है, लोगों को नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है, लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी हम लोग किसी देश से कोई मेडिकल फील्ड में, साइंस फील्ड में अगर कोई रिसर्च हो रखी है, तो हम लोग उसको इंडिया में ले आते हैं। ठीक है? जैसे चाइना के प्रोडक्ट हैं, अमेरिका के प्रोडक्ट हैं, वो इंडिया में आ जाते हैं। ऐसे ही लेकिन कुछ बैड इम्पैक्ट भी हैं। बैड इम्पैक्ट कैसे रहेंगे? कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी को टिकने नहीं देती। लोकल कंपनी इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाती जितना दूसरी कंपनी परफ़ॉर्म करती है और इससे हमारे डोमेस्टिक प्रॉफ़िट है जो वो कम हो जाते हैं। चलिए, फिलहाल अभी हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया जिसमें हमने ग्लोबलाइज़ेशन का मीनिंग पढ़ा, जिसमें हमने ये सीखा था पिक मतलब कि पीपल, आइडिया, कैपिटल, कमोडिटी का ट्रांसफ़र होता है। फिर ग्लोबलाइज़ेशन गुड बैड दोनों फीचर हमने अपने व्यूज़ पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइज़ेशन के फीचर्स क्या होते हैं। देखिए ग्लोबलाइजेशन ना बोलते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि ये इकोनॉमिकल भी चलता है, ये पॉलिटिकल होके भी चलता है, कल्चरल भी चलता है। पहले हम इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर इसके जो इम्पैक्ट हैं वो जनरल कंक्लूजन है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे क्या है। ठीक है? चलिए आगे। नाउ कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऐसा क्या कारण हुआ कि इंडिया को ग्लोबलाइजेशन की या पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो जस्ट आज से चलती आ रहा है। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो बहुत साल पहले से भी मतलब कि जो दूसरे देश है ना, वो एक दूसरे में मतलब कि ग्लोबलाइजेशन करते होते थे। लेकिन तब जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत छोटे लेवल का होता था। जैसे कि अगर हम पंजाब से हैं तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि उन्होंने 4 उदासियाँ की, ठीक है? वो श्रीलंका तक भी गए हैं। कुछ हद चाइना की बाउंड्री को भी उन्होंने टच किया। महात्मा बुद्ध हैं, वो चाइना तक फैले हैं, पूरे भारत में फैले हैं। तो वो लोग भी मतलब कि बॉर्डर को क्रॉस करते होते थे। ऐसे ही कुछ व्यापारी आते होते थे जो अपना प्रोडक्ट जैसे चाइना से हमने बोला एक 10th में पढ़ा सिल्क रूट वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या होता था कि लोग चाइना से एशिया मार्केट तक घूमते, वेस्टर्न कंट्रीज़ तक घूमने जाते थे प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो ये पहले भी होता था। लेकिन पहले वाला जो ग्लोबलाइज़ेशन था वो बहुत लोकल लेवल का था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसमें लिमिटेड प्रोडक्ट ही होते थे। जो आज का ग्लोबलाइज़ेशन है, वो 5 स्टार रेटिंग के साथ चल रहा है, वो काफ़ी अच्छे से है। रीज़न क्या है इसका? अब हमने यही पढ़ना है कि आज का जो ग्लोबलाइज़ेशन है, ये इतना अच्छा क्यों हो गया, एडवांस क्यों हो गया, पहले क्यों नहीं था? देखिए, इसका वन एंड ओनली सबसे वेरी फर्स्ट जो आंसर है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। पहले हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ठीक है? जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आज के टाइम पे है। मतलब कि आज हमारे पास पहले हमने टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया, फिर टेलीफ़ोन को इंट्रोड्यूस किया, फिर टेलीफ़ोन को इंट्रोड्यूस किया, फिर माइक्रोचिप आ गई। पुराने टाइम पे क्या होता था कि अगर हमने कोई भी एक मैसेज लगाना है, तो उसके लिए हमें एक बर्ड की वेट करनी पड़ती है, ठीक है? हम कबूतर के पास वो लेटर अपनी दे के भेजते थे, वो कई दिन लगा देता था वो मैसेज लगाने के लिए। पता नहीं वो मैसेज पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा, है ना? वो काफ़ी मतलब कि एक वो होती थी अनसर्टेन सी टेक्नीक। लेकिन आज फिर टेलीग्राफ आया, हम लोगों ने लेटर पोस्ट करना शुरू कर दिया।
पोस्टमैन को, इसको छोड़ो, फिर हमने टेलीफ़ोन बना लिए। टेलीफ़ोन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें क्या था, टेलीफ़ोन बस एक ही जगह पे होल्ड रहता था। अब हमारे पास फिर मोबाइल फ़ोन आ गया, हम इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। अब तो माइक्रोचिप आ गई, जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं, पेन ड्राइव्स होती है, हम इसमें कितना भी डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो इन चीज़ों ने ग्लोबलाइज़ेशन को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, ठीक है? लोगों के काम काफ़ी आसान कर दिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंटिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब प्रिंटिंग में क्या था, ठीक है? देखिए, प्रिंटिंग से जो लोगों के आइडियाज़ हैं वो बड़ी जल्दी से और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए। अब इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, ये कैसे-कैसे ट्रांसफ़र होने शुरू हुए हैं। हमने ये पढ़ा था जैसे यूरोप में जब सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी थी, ठीक है? तो उन लोगों, अगर किसी एक बंदे के माइंड में कुछ डिसीज़न, कुछ व्यूज़ आ रहे हैं कि हमें हमारे देश के प्रति जागना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो यूरोप के लोगों ने बुक्स को जब प्रिंट करना शुरू किया, तो उस बुक्स को रीड कर के, जैसे लेनिन थे, है ना? उनकी बुक्स को रीड करके बहुत सारे लोगों के अंदर भी देशभक्ति की भावना जागी और लोगों का जो नेशनलिज़्म के प्रति मतलब कि अवेयरनेस लोगों को आनी शुरू होगी। ऐसे ही हमारे जो भगत सिंह थे, जब उनको फांसी देनी थी लास्ट टाइम पे, वो जो बुक पढ़ रहे थे वो लेनिन की लिखी हुई थी, ठीक है ना? और वो भी मतलब कि उनके अंदर नेशनलिज्म कैसे मतलब कि परफेक्ट हुआ, वो भी प्रिंटिंग की वजह से हुआ। तो ऐसे ही अगर किसी बंदे के अंदर कुछ आइडियाज़ होते हैं, वो प्रिंटिंग की वजह से, वो आइडिया पर्सनल होते हैं लेकिन वो कलेक्टिवली पूरी दुनिया में फैलने शुरू हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से जो ग्लोबलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट की वजह से मतलब कि ट्रांसपोर्ट 3 चीज़ों के थ्रू हो रहा है। एक तो लैंड के थ्रू हो रहा है, ठीक है? दूसरा हो रहा है एयर के थ्रू, ठीक है? तीसरा हो रहा है वाटर के थ्रू। अब ट्रांसपोर्ट में कमोडिटी भी एक्सचेंज हो रही हैं, लैंड के थ्रू जो गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ भर-भर के जा रही हैं दूसरे देशों में, वहाँ से सामान आ गया, वहाँ तक सामान चला गया। एयर के थ्रू एरोप्लेन में सामान आ जा रहा है, लोग आ जा रहे हैं, ठीक है? तो लोगों के आइडियाज़ भी वैसे साथ में ट्रैवल करते हैं, टेक्नोलॉजी भी साथ में ट्रैवल करती है। वाटर के थ्रू जो शिप्स हैं, उनमें सामान भर-भर के डेली आ रहा है, जा रहा है। तो जैसे सामान आता जाता है, वैसे लोग भी आते जाते हैं। अगर कोई बंदा हमारा इंडिया से परमानेंट अमेरिका में चला गया, ठीक है? या ब्रिटेन में चला गया, तो वो बंदा अगर वहाँ पे रह रहा है तो वो अपने कल्चर साथ में लेके जाएगा, वो अपनी आइडिया साथ में लेके जाएगा। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने प्रेजेंट के ग्लोबलाइजेशन को 4 चाँद लगा दिए। तो कौन-कौन सी हैं वो? एक टेक्नोलॉजी, दूसरी प्रिंटिंग, तीसरी है ट्रांसपोर्ट। टेक्नोलॉजी में जैसे हमने देखा कि हम लोग बर्ड से, टेलीग्राफ से माइक्रोचिप तक आ गए। फिर हमने प्रिंटिंग देखा, प्रिंटिंग से जो हमारे आइडियाज़ हैं, जितनी भी वर्ल्ड वाइड रिसर्च, चाहे मेडिकल की हो या किसी की भी हो, चाहे पॉलिटिक्स की हो, चाहे आर्ट्स की हो, चाहे कॉमर्स की हो, वो सारी लोगों तक पहुँच रही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रांसपोर्ट थ्रू लैंड, एयर, वाटर, बहुत सारी चीज़ें जो पिक है, मतलब कि पिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वेरी फर्स्ट पेज पे कि पीपल, आइडियाज़, कैपिटल, टेक्निक, ये सारी चीज़ें कमोडिटी, ये इंटरचेंज होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है? तो चलिए, हमारा ये ट्रांसपोर्ट वाला भी आइडिया वो क्लियर हो गया। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिया है ना, इसी की टेक्नोलॉजी के साथ एग्जांपल है। अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि पहले मैसेज हम वर्ड्स के थ्रू भेजते थे, तो बहुत सारे दिन लगते थे, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं है कि मैसेज आएगा या नहीं आएगा। आजकल व्हाट्सएप आ गया, आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो फ़ॉरेन में बैठे हैं, इमीडिएटली मैसेज उनके पास पहुँच जाएगा। पहले तो ऐसा कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, तो ये टेक्नोलॉजी ने कर दिया। अभी हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन के जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमारे पास कौन से हैं? तो इकोनॉमिकल के बाद फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल की। पहले पॉलिटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमिकल पढ़ेंगे, ठीक है? तो पॉलिटिकल में क्या है? लोगों का मानना ये है कि जब से ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया है, मतलब कि किसी भी देश में आया है, तो ग्लोबलाइजेशन की जैसे एंट्री होती है, तो वो गवर्नमेंट को इग्नोर करवाना शुरू करता है कि जो ग्लोबलाइजेशन पहले होता था, ठीक है? तो मतलब कि ग्लोबलाइजेशन से, जैसे ये ग्लोबलाइजेशन है, इससे पहले जो बहुत सारा कंट्रोल है, वो स्टेट का मतलब कि गवर्नमेंट का होता था। अब लेकिन इसके बाद जो स्टेट का कंट्रोल है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। पढ़ते हैं कैसे? ये बोल रहे हैं कि स्टेट का कंट्रोल कुछ इस हिसाब से कम हुआ कि ग्लोबलाइजेशन से पहले गवर्नमेंट सारे काम करती थी। वो अपने लोगों की वेलफेयर के लिए भी काम करती थी, ठीक है? तो जब वो वेलफेयर के लिए काम करती थी, उसका मानना ये होता था कि वो सोशल मतलब कि लोगों को साथ में लेके चलेगी और उसके साथ-साथ देश की इकोनॉमी को भी ग्रो अप करेगी। लेकिन अब क्या हो गया, अब जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, तो ग्लोबलाइजेशन ने तो मार्केट को फ्री रोल प्ले करवा दिया कि मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड होगी, ठीक है? वैसे ही सारा सामान चलेगा। तो अब क्या हुआ कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, बस वही गवर्नमेंट तक है और सिक्योरिटी है।
जो मार्केट का मैकेनिज़्म है, वो सारे का सारा गवर्नमेंट से छीन लिया ग्लोबलाइज़ेशन ने। अब गवर्नमेंट बस कुछ नेसेसरी काम ही कर रही है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है और सिक्योरिटी का सिस्टम मेंटेन कर रही है। जैसे ब्लेम ये आता है कि मल्टीनेशनल कंपनी ने ऐसा किया है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, स्टेट कंट्रोल है, वो कुछ ऐसी बात नहीं है। जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं, वो आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट खुद ही प्ले कर रही है। मार्केट में तो वैसे भी गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा कंट्रोल होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने जो अपनी पावर विथड्रॉ की है, वो खुद जानबूझ के की हैं, उसमें ग्लोबलाइजेशन का कोई लेना-देना नहीं है, कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होके सोचते हैं, उनका मानना ये है कि जो गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन के आने से तो स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? वो बोल रही हैं इतनी बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है? कि गवर्नमेंट को अपने लोगों से डील करने में बड़ी आसानी हो रही है। जैसे कि अब आधार कार्ड हमारे बन गए, वोटर कार्ड हमारे बन गए, तो गवर्नमेंट किसी भी बंदे के ऊपर बड़ी आसानी से नज़र रख सकती है कि ये हमारे देश का है या नहीं है, इससे पहले वो कब था, कब नहीं था, ठीक है? और ऐसे मोर पावरफुल गवर्नमेंट होगी हमारी, क्योंकि हमारे पास अब इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी आ गई, जो हमारे पास एरोप्लेन है, शिप्स हैं, जो हमारे पास वेपन है, वो हम फ़ॉरेन से भी सेल परचेज़ करते हैं और गवर्नमेंट की तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट होती थी ग्लोबलाइजेशन से पहले वाली, उसको बड़ी दिक्कत आती थी देश को मैनेज करने में। आज तो काम ही बड़ा आसान है। हम किसी भी बंदे का एक थंबनेल लगाएँगे, ठीक है? थंबनेल से उसके जो फिंगरप्रिंट है, उसमें से उसकी पूरी डिटेल निकल के आ जाती है। पहले तो उससे पूछ-गिछ करनी पड़ती होती थी, कहाँ से आ रहे हो, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो मतलब कि लोगों के ऐसे-ऐसे व्यूज़ हैं। अब कुछ लोगों ने बोल दिया कि ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट का कंट्रोल कम किया है, क्योंकि मार्केट रोल जो ग्लोबलाइजेशन के पास चला गया। कुछ ने बोला ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने खुद ही ऐसे किया है, एसेंशियल फंक्शन अभी भी गवर्नमेंट कर रही है। कुछ ने बोला ग्लोबलाइजेशन ने तो मतलब कि गवर्नमेंट की मौज कर दी, बेटर टेक्नोलॉजी दे दी, पावरफुल कर दिया, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है? ये हमारे पास पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज़ थे। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं ग्लोबलाइजेशन के। देखिए, क्या हुआ, जब आइडियाज़ को ट्रांसफ़र किया गया, तो उसके साथ जो इंटरनेट है, इंटरनेट इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। तो इंटरनेट इंडिया में आया। इंटरनेट इंडिया में आने से लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार हो रहा है, तो कोई भी बच्चा क्या करता है, यूट्यूब से ढूँढ लेगा। अगर उसको कोई उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो यूट्यूब से डेटा ढूँढ लेता है। और अब तो गूगल में क्या आ गया कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, गूगल जेमिनी से बात करो, गूगल जेमिनी से आपसे ऐसी बात करेगी जैसे आपको कोई फ्रेंड या कोई टीचर आपसे बात कर रहा होता है। तो ये जो आइडियाज़ हैं, ये सारे हमें फ़ॉरेन से मिल रहे हैं, ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से मिल रहे हैं और सर्विसेज़ को देना बड़ा आसान हो गया है। आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप फ़ोन से अपॉइंटमेंट लो कि सर डॉक्टर साहब हम कब आएँ? वो टाइम देंगे, आप उतने बजे पहुँचो, आपका टाइम बच गया, वहाँ पे क्राउड नहीं हो रहा। फिर कैपिटल का, अब कैपिटल का क्या हुआ, जितने भी अमीर-अमीर लोग अमीर कंट्रीज़ हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, देखो अब जैसे बाकी कंट्रीज़ छोटे-छोटे साइज़ में, लेकिन वहाँ पे बहुत अमीर लोग हैं। अब इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा है, ये लोग अपना पैसा इंडिया में भेजते हैं, ठीक है? इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहले ऐसा नहीं होता था, अगर ग्लोबलाइज़ेशन को हम हटा देंगे तो इनके पैसे यहाँ पे कैसे चलेंगे? जब ये लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंडिया के लोगों को काम मिल रहा है। अगर हम इंडिया से सारी की सारी फ़ॉरेन कंपनी बंद कर दें, हमारे तो कितने करोड़ लोग फ्री बैठ जाएँगे। फिर वो दो लोग क्या करेंगे, वो चोरियाँ करेंगे, दंगे करेंगे, लड़ाई-झगड़े करेंगे। फिर कमोडिटी, ग्लोबलाइज़ेशन हमेशा ये बात करता है कि जो गुड्स हैं, वो हर एक कंट्री के हर एक लोगों के पास बड़ी आसानी से पहुँचे। उसके लिए वो जितने बैरियर लगे होते हैं, उनको कम करवाने की बात करता है और जो टैक्सेज़ हैं, उनको भी कम करने की कोशिश करता है। ग्लोबलाइजेशन का मानना ये है कि जो जैसे इंडिया के पास अगर कोई भी गुड है, तो इंडिया ने श्रीलंका के साथ कोई बिज़नेस करना है, बांग्लादेश के साथ कोई बिज़नेस करना है, तो डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ ये रूल बनाएँगे कि हाँ जी, कम से कम रेट में आप वहाँ पे बेचने की कोशिश करो, गवर्नमेंट को बोलेंगे टैक्स कम से कम लगवाओ। तो इससे जो इकोनॉमी है वो क्या होगी, वो इम्प्रूव होगी इंडिया की भी और दूसरे देश की भी, क्योंकि उनकी नीड फुलफ़िल हो रही है और इंडिया को बिज़नेस करने के लिए या देशों को बिज़नेस करने के लिए जो है स्पेस मिल रही है, मार्केट मिल रही है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो बोलते हैं कि सोशल जस्टिस के ऊपर इसका इम्पैक्ट है वो नेगेटिव पड़ेगा। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि अमीर लोग तो चल रहे हैं, लेकिन हमें गरीबों को भी साथ में लेके चलना है। ग्लोबलाइजेशन से पहले कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो गरीब लोग हैं इनके लिए सब्सिडी या जैसे इनको फूड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, गवर्नमेंट स्कूल खुलवा दिए जहाँ पे फीस बहुत कम है, गवर्नमेंट इनको लेके चलती है।
अब जो जब ग्लोबलाइजेशन आ गया तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट को तो इरेज कर दिया। ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं रही तो इनकी देख रेख कौन करेगा, तो इनके लिए तो कोई भी बंदा नहीं बचा। तो इसीलिए ये बात बोली जाती है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने सोशल जस्टिस के ऊपर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। जो अमीर लोग हैं, ठीक है, वो तो ग्लोबलाइजेशन का सामान सेल करके परचेज करके और अमीर हो गए, लेकिन जो पुअर लोग हैं, अब उनको गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलनी बंद हो रही है, तो अब वो और भी गरीब दिख रहे हैं। सेफ गार्ड का मतलब होता है सोशल सेफ्टी नेट। सोशल सेफ्टी नेट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपने देश के लोगों को मिनिमम बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, बल्कि हर एक बंदे को सेफ्टी बेसिक नीड्स उसको मिलेंगी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये कहाँ चीज़ें कब तक है, जब तक सरकार आ गया। अब जब स्टेट रोल को पीछे कर दिया, मार्केट रोल को आगे कर दिया, तो क्या होगा, जो सेफ गार्ड है, सोशल सेफ्टी नेट है, वो सारे के सारे वो फेल हो जाते हैं। ठीक है? और ये जो गवर्नमेंट के सेफगार्ड्स हैं, ये अच्छे से काम नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि मार्केट में उन लोगों को ही काम मिलेगा, जो लोग बड़े अच्छे से मतलब कि अपना वो परफ़ॉर्म करके दिखा रहे हैं। इसके साथ ही रीकोलोनाइज़ेशन हो जाता है। देखिए, रीकोलोनाइज़ेशन का मतलब क्या हो गया, पहले जैसे ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब क्या हुआ, अब जैसे चाइना है, वो इंडिया में लगभग 60-70% तो चाइनीज़ मार्केट फैली हुई है, वो पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। तो ऐसे ही एक कंट्री पूरी मार्केट के थ्रू, एमएनसी के थ्रू पूरी की पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लेती है। जैसे ब्रिटेन की कंपनी इंडिया में मसालों का बिजनेस करने आई थी, पूरी इंडिया को कैप्चर कर लिया। ऐसे ही ये बाद में पूरी की पूरी कंट्री को कैप्चर कर लेते हैं। नो, अब हम देखेंगे, ठीक है। फिर से हम बोलेंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि ग्लोबल, चलो ये चीज़ें तो पहले से चलती आ रही हैं, फिर भी आज का ग्लोबलाइजेशन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले इतना अच्छा नहीं था, अब क्यों हुआ। अब क्या हुआ, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना 1945 में, जब वो ख़त्म हुई है, तो लोगों ने ये प्लानिंग की कि अब भाई कुछ ऐसा करते हैं कि वापस से ऐसा माहौल ना बने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसान होता है, पूरी अर्थ का पूरा नुकसान हो जाता है, पूरे के पूरे सारे देश सफ़र कर रहे होते हैं। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन्होंने एक तो यूएन बना लिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो सबको कंट्रोल करेगा। उसके बाद साथ ही इन्होंने आईएमएफ बनाया था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ये था कि अगर किसी बंदे को पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तो वो यहाँ से ले सकता है कुछ रूल रेगुलेशन के तहत। डब्ल्यूटीओ सारे देश एक दूसरे के साथ बिजनेस कैसे करेंगे। अगर कोई अमीर देश किसी गरीब देश को दबा रहा है, तो डब्ल्यूटीओ समझाएगा कि ऐसे नहीं करना, बिजनेस ईमानदारी से करो ताकि सबको बराबर बराबर बेनिफिट मिले। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये भी वर्ल्ड बैंक की तरह, मतलब कि जो हम करेंसी एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है, तो इस ग्लोबलाइजेशन में किसको ज़्यादा मिलता है और किसको कम मिलता है, हु गेट्स मोर एंड हु गेट लेस। तो हम ये देखेंगे कि देखिए ग्लोबलाइजेशन में पहले क्या होता था कि जो डिफरेंट नेशन है और अलग अलग नेशन के ऊपर, अगर चाहे पॉलिसी सेम है, लेकिन इफेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट पड़ते हैं जब वो इंटरकनेक्ट होते हैं। कैसे, अब जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री का मतलब हम बात कर लेते हैं जैसे अमेरिका की। अगर अमेरिका जाके बांग्लादेश में बैकवर्ड कंट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है ना, इन्होंने वहाँ पे जाके अपना कोई भी कंपनी खोल ली, परचेज मान लेते हैं कुछ मैकडी वगैरह समथिंग, कोई भी कंपनी किसी कंट्री ने यहाँ पे आके खोल ली, तो अब पॉलिसीज कौन फिक्स करेगा, जो मैकडी में लेबर है उनको क्या काम करना है, कितने से कितने बजे तक काम करना है, क्या सैलरी देनी है, इनको कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है, इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग नेशन है ना, पहले वो वाली कंट्री डिसाइड करती होती थी, तो डेवलप्ड कंट्री ही करेगी। तो अगर ये पॉलिसी इस हिसाब से बनाएगी जिससे इसको ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, तो पॉलिसी मेकर वेस्टर्न नेशन जितनी वो डेवलप्ड है, तो आगे यही पॉलिसी मेकर होती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेवलप्ड नेशन को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो बैकवर्ड कंट्री के पास नहीं है। तो जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है उसको कम मिलेगा। फिर इनको कॉस्ट बहुत लो पड़ती है कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, क्योंकि ये बहुत आगे वाली टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। इनको बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पड़ती है क्योंकि टेक्नोलॉजी इनके पास अच्छी नहीं है। फिर जब टेक्नोलॉजी अच्छी है तो प्रोडक्ट भी बेटर होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी लो होगी। जैसे कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट होता था, हैंडीक्राफ्ट कपड़े कौन से होते हैं, जिनकी बुनाई हाथ से होती थी, ठीक है, तो हैंड से बुने हुए कपड़े होते थे। अब जब से ब्रिटेन के कपड़े इंडिया में रेडीमेड कपड़े आने शुरू हुए हैं, तो लोगों ने इसकी तरफ झुकाव देना शुरू कर दिया और इनको यूज़ करना बंद कर दिया।
यहाँ पे एक शर्ट बनाने को कई दिन लग जाते थे, और इसमें अगर कोई कहीं से थ्रेड टूट रहा है तो वहाँ पे जैसे होता है ना कि गांठ वगैरह बांधनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि मशीनी मेड प्रोडक्ट है तो सवाल ही नहीं है, प्रोडक्ट की सफाई काफ़ी अच्छे से हो जाती है। ये चीज़ें होती हैं। अब हम देखें नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। वाई इट इज़ ऑफन कॉल्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज। मतलब कि पूछा जा रहा है कि जब भी ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक फ्लोज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, सबको पता है कि ग्लोबलाइजेशन हम डे वन से हम मतलब कि सॉरी वीडियो की स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन मीनिंग टू से फ्लो ऑफ पिक। पिक का मतलब होता है पिक पीपल आइडियाज़ कमोडिटी कैपिटल का जब ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मिलके इकोनॉमिक फ्लो को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे कि दो लोगों की आपस में मीटिंग हुई है, जब मीटिंग होगी तो वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। जिसका आइडिया अच्छा होगा वो अडोप्ट करके चला जाएगा, तो गुड्स ट्रांसफ़र सारा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। अब कभी कभी क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन तो होता है वॉलंटरली। वॉलंटरी मतलब कि दोनों कंट्रीज़ की मर्जी से होता है, ठीक है, कि हाँ जी हम दो देश आपस में बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन को फोर्सफुली किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अब इंडिया और श्रीलंका आपस में जो बिजनेस कर रहे हैं ये हैप्पी मूड के साथ कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं, इनको कोई भी दबाव नहीं डाल रहा। अगर इंडिया श्रीलंका में कुछ प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो श्रीलंका को वो प्रोडक्ट चाहिए थे, ठीक है। अगर इंडिया कोई प्रोडक्ट श्रीलंका को सेल कर रहा तो वो प्रोडक्ट श्रीलंका को चाहिए थे, और अगर श्रीलंका कोई प्रोडक्ट इंडिया को सेल कर रहा तो इंडिया को वो वाले प्रोडक्ट चाहिए थे। तो दोनों में मतलब कि ये दोनों कंट्रीज आपस में हैप्पी हैप्पी हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना से बहुत सारा लोन ले लिया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोन ले रखा है। अब वो लोन पाकिस्तान बड़ी जल्दी तो लौटा नहीं सकता क्योंकि इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है। तो चाइना ने क्या बोला कि अगर आप हमारे पैसे नहीं वापस कर रहे कोई बात नहीं, वो हम बाद में आपसे अपने आप निकलवा लेंगे, लेकिन आप हमारे बंदों को आपके देश में इन्वेस्टमेंट करने दीजिए। अब जब पाकिस्तान मना तो कर नहीं सकता क्योंकि एहसान हो रखा है, तो जब चाइना की कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी तो चाइना अपनी कंडीशन की अपनी मर्जी के हिसाब की पॉलिसी कंडीशन करेगी, ठीक है। अगर और लोन चाहिए पाकिस्तान को तो कुछ शर्तें बताएगी कि आपने हमारे हिसाब से काम करना है फिर हम आपको लोन देंगे। तो इसमें क्या होता है, तो ये फोर्सफुली हो जाता काम ज़्यादा, ठीक है। लेकिन तो फिर इसका सोल्यूशन क्या निकाला अब के टाइम पे, अब ये जो कंडीशंस हैं, अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री से लोन चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन है। वैसे ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। फिर जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके साथ और क्या निकल के आएगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन है, उसने इंडिया में ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। कैसे ट्रेड को इम्प्रूव किया वो हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं। हम ऑनलाइन सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना, चेक कर सकते हैं घर बैठ के फ़ोन की अवेलेबिलिटी के वहाँ पे है या नहीं है। जो ट्रेड बैरियर है वो बहुत कम कर दिए। 1991 से पहले क्या होता था कि जो 1991 से पहले की जो पॉलिसी होती थी दैट वाज LQP। एक तो गवर्नमेंट से इंडिया वाले बंदों को लाइसेंस लेना पड़ता था कोई भी काम शुरू करने के लिए। दूसरा होता था क्वांटिटी कोटा रिस्ट्रिक्शंस होता था कि अगर हम किसी देश से कोई प्रोडक्ट मंगवा भी रहे हैं तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही मंगवाया जाएगा, सेल कर रहे हैं लिमिटेड क्वांटिटी में ही सेल किया जाएगा। उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा थोपा जाता था। अब जब से ग्लोबलाइजेशन आया 1991 की पॉलिसीज आई, ठीक है, तो वो ट्रेड बैरियर कोटा को हटा दिया, लाइसेंस को हटा दिया, पी परमिट को हटा दिया, इंट्रोड्यूस किया गया LPG को, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को। फिर जो कैपिटल रिस्ट्रिक्शन है वो मैंने बता दिया उसको भी अब हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा फिर भी मेरे माइंड में ना एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों है कि जो बहुत बड़ी कंपनी है, देश की ज़्यादातर कंपनीज हैं, वो इंडिया में आके बिजनेस करना क्यों चाहती हैं, है ना। ये आपके माइंड में सवाल आना चाहिए। इसका आंसर ये है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वैसे तो अब हम वर्ल्ड के नंबर 1 पे आ चुके हैं, तो हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और हमारी पॉपुलेशन में जो यूथ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। हम लोग अगर हमारी मार्केट में कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है तो हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जांपल आईफोन की, अब दुनिया में जो सबसे महंगे फ़ोन है वो आईफोन है, ठीक है। जो जब भी उसका लेटेस्ट मॉडल आता है पुराने सारे प्रोडक्ट के प्राइस कम कर देता है लेटेस्ट मॉडल। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि किसी बंदे की सैलरी 15,000 रुपये है, वो फ़ोन रख के बैठा 2 लाख का, 1.5 लाख का फ़ोन वो लेके बैठा है। बच्चे स्टडी कर रहे हैं 10th+2 क्लास में, कमा धंधा कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन मोबाइल चाहिए उनको, आईफोन ही चाहिए। तो
कंपनी की तो यहाँ से मौजें लग रही हैं ना, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, सेल ही नहीं हुआ। फिर जो हमारी मार्केट है वो डेवलपिंग मार्केट है। हम लोग हमारे देश में नई नई कंट्रीज़ की मार्केट को बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही एक कारण है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया में आना चाहती हैं और बिजनेस करना चाहती हैं, ठीक है। फिर इन वजहों से जो देश अपने आप को, जैसे हमारे मोहल्ले में क्या होता है कि जो लोग बहुत सारे अमीर हैं वो अपने आप को ना बड़े लिमिटेड सा रखते हैं, वो हर एक बंदे के साथ डील नहीं करते। उनका अगर घर है, अगर आप उनके घर में कभी उनको आवाज़ें भी लगाओ तो वो जल्दी से डोर ओपन नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, हमारा एक स्टेटस, हम अलग रहेंगे। ऐसी जो कंट्री डेवलप हो चुकी हैं वो क्या करते हैं, वो ईजीली हर एक कंट्री को, कंट्री के लोगों को अपने देश में आना जाना वो एक्सेप्ट नहीं करवाते। फिर वो वीज़ा पॉलिसी को अप्लाई कर देते हैं। अब ये वीज़ा पॉलिसी क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं वीज़ा पॉलिसी क्या है। वीज़ा पॉलिसी को जो डेवलप्ड नेशन है वो अप्लाई करवाती हैं किनके ऊपर, जो उनसे कम कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं। अगर किसी देश का मानना ये है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, अभी हम लोग अमीर हैं, ठीक है, तो कोई भी दूसरा बंदा हमारे देश में एंटर ना करे। इसका रीज़न क्या है, देखिए अगर ये एक कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, पहले तो यहाँ पे कुछ ऑफिस भी होंगे, तो यहाँ की पॉपुलेशन का राइट है कि वही ऑफिस में जॉब करे। लेकिन अगर ये बंदा किसी दूसरे देश से यहाँ पे एंटर करेगा तो ये लोग यहाँ पे आके नौकरी करने लग जाएंगे। अगर ये जॉब, इस कंट्री की जॉब ये लोग करने लग गए तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कंट्री का मानना ये होता है कि हमारे देश में जॉब का पहला राइट हमारे लोगों का है। इसीलिए वो दूसरे लोगों को यहाँ पे आने से रोकते हैं। रोकने के लिए वो एक वीज़ा पॉलिसी अप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, फॉर जॉब सिक्योरिटी। फिर अच्छा, डिफरेंट ओपिनियन, लोगों को अलग अलग मानना है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, कुछ को अच्छा लगता है कुछ को ख़राब लगता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे, गुड हैं, वो काफ़ी बेटर है। क्योंकि जब 1991 से पहले इंडिया में फेट कार, एम्बेसडर कार, बस दो गाड़ियाँ ही होती थी, और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना ज़्यादा उनका प्राइस है, ठीक है। ना ही गाड़ियों की इतनी सेल होती थी। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो इंडिया में बहुत सारे गाड़ियों के मॉडल आने शुरू हो गए और गाड़ियों की सेल होनी शुरू होगी, लोगों ने भी परचेज करने शुरू कर दिए। जो फेट एम्बेसडर कार हैं जो अपना प्राइस काफ़ी हाई रखते थे, अब उनका प्राइस भी कंट्रोल होना शुरू हो गया। तो ये गुड है कंपटीशन के लिए, हर एक बंदे को प्राइस है वो रीजनल ही ऑफर करना पड़ेगा। जो डेवलप्ड नेशन है उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है इसके साथ। जो डेवलपिंग नेशन है इनडायरेक्टली बेनिफिट तो उनको भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं, ठीक है, ये भी बोलना चाहता है। लेकिन ये बोलते हैं कि जो सोशल जस्टिस है उसका तो कचुम्बर निकल जाता है। वो अगर किसी देश में वो पहले ख़राब है तो वो बहुत ख़राब हो जाएगा। जैसे कि कोई गरीब फैमिली है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अब उनका बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे बर्गर चाहिए। अब बर्गर, वो जो स्ट्रीट फूड वाला बर्गर है वो 20 रुपये का मिल जाता है, लेकिन वो मैकडी में खाने जाएंगे 100 रुपये का, 60 रुपये का। उनके लिए तो 60 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो वन टाइम बर्गर खाएंगे तो उनका, उनके लिए तो वो जो पैसे मैटर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। ऐसे जो रिचर सेक्शन है इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो मैकडी के ओनर है वो पहले अपने देश में ही होते थे, अब वो इंडिया में ही आ रहे हैं जहाँ पे पूरी डेली भीड़ लगी रहती है, तो इतना पैसा सारा उनके पास ही तो जा रहा है, तो उनका प्रॉफिट और भी बढ़ गया। सेफ्टी नेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेफ्टी नेट में गवर्नमेंट कुछ ऐसे पर्टिकुलर जोन बना देती है कि जहाँ पे गवर्नमेंट खुद काम नहीं कर सकती, ठीक है। सेफ्टी नेट तब बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसा पर्टिकुलर जोन बनाती है जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी देश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। वो वहाँ पे अगर कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट कंपनी करना भी चाहती है तो उसके लिए बहुत सारे बैरियर लगा देती है। जैसे कि अगर टैक्स 100 रुपये का है वहाँ पे, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हमें तो यहाँ से आपसे 1000 रुपीज़ टैक्स चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं कि जो इसके साथ जो हमें दिक्कत है, ये अगर कोई फॉरेन की कंपनी आएगी तो डोमेस्टिक लोगों को नुकसान होना शुरू होगा। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट की वजह से वो ऐसे करते हैं। इसके साथ क्या होता है कि अगर ये कंपनी फिर भी वहाँ पे काम करेगी तो जो पुअर लोग हैं वो पुअर से और भी पुअर हो जाएंगे, ठीक है। और वापस से उस एरिया में रीकोलोनाइजेशन, एमएनसी का रीकोलोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट में है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हम देखेंगे जो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की एंट्री या इसमें क्या हिसाब किताब है। देखिए, अगर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि 1947,
यहाँ पे हमें फ्रीडम मिली। इससे पहले भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन चलाते थे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड लेवल का था। फिर 1991 आया, तो हमने बोला अच्छा यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है वो इससे भी लिमिटेड था, ठीक है। तो हमने क्या बोला फिर बाद में, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, कि भाई ग्लोबलाइजेशन हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एक बार ब्रिटेन कंपनी को इंडिया में एंट्री करवा दी और उसने पूरे हमें 200 साल तक परेशान करके रखे। तो हमने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। लेकिन 1991 में इंडिया के हालात बहुत ख़राब हो गए। इतने हालात ख़राब हुए थे कि हमने बहुत सारे देशों से पहले से, मतलब कि हमने बहुत सारा अमाउंट है वो लोन ले रखा था। जो अमाउंट वो लोन ले रखा है उसको वापस तो करना ही करना है, उसके साथ इंडिया को और भी पैसे चाहिए। तो कंट्रीज़ ने, आईएमएफ ने, डब्ल्यूटीओ ने इंडिया को ऑप्शन दी कि भाई हम आपको एक ही शर्त के ऊपर लोन देंगे, अगर आप अपने देश की गंदी सी पॉलिसीज़ में सुधार करो। उनके हिसाब से, मतलब कि वो बोलते कि पुअर पॉलिसी में सुधार करो। तो उन्होंने क्या बोला था कि आप अपने देश से LQP को हटा दीजिए, ये हमें नहीं चाहिए। आप अपने देश में इंट्रोड्यूस कीजिए LPG को, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को, फिर आपको लोन मिलेगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद जो हमारे देश के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होने शुरू हो गए, ठीक है। देखते हैं वो कैसे बेटर हुए। तो जो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, इनकी एम्बिशंस, मतलब कि इनकी क्या इच्छा होती थी, ये क्या करते थे, इंडिया से, जैसे ये इंडिया की कंट्री है और ये फॉरेन की कंट्री है, ब्रिटेन है, वो यहाँ से रॉ मटेरियल को निकाल के ले जाते थे, ठीक है, बड़े टैक्स फ्री रेट के साथ, बड़े सस्ते रेट पे यहाँ से निकाल के ले जाते थे रॉ मटेरियल को। जैसे कि यहाँ से थ्रेड जा रहा है, ठीक है, इंडिगो जा रहा है। जब वो ब्रिटेन पहुंच गया तो इनके पास यहाँ पे बहुत सारी मशीनें पड़ी हैं, इन्होंने क्या करना, वो सारा रॉ मटेरियल मशीन में डाल के कपड़े बना ली, फाइनल प्रोडक्ट बना के वो इंडिया में ले आते थे। इंडिया से लेके गए हैं 10 रुपये की चीज़, उसी को फाइनल करके 500 रुपये में इंडिया में सेल करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो रहा था, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है। इस वजह से हमारे जो लोग हैं वो बोलते थे कि हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोई बंदा आपके घर में आके बोले कि आपके पास एक लेमन है, इंडिया को बोले, हम बोले कि लेमन कौन सी बड़ी चीज़ है, दे देते हैं। वो बोलेगा कितने रुपये, हम बोलेंगे 1 रुपये का लेमन है। फिर वो बोलेगा एक गिलास पानी दे दो, हम दे देंगे। फिर उनको थोड़ा नमक भी दे दो, हम दे देंगे। बोलेगा एक चम्मच चीनी भी दे दो, हम दे देंगे। वो इस सारे को काट गोल के इसकी शिकंजी बना के हमें वापस बोलेगा 20 रुपये का गिलास है, ठीक है। जब रॉ मटेरियल इंडिया से जाता है वापस फाइनल प्रोडक्ट बन के वो ऐसे लूट मचाता है। इस वजह से हम लोग ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा इग्नोर कर रहे थे, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, हम लोगों ने इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना शुरू कर दिया। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हमारी जितनी भी नीड है वो हम खुद ही पूरी करेंगे, क्योंकि 65 में हमारी पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी। इंडिया ने बोला हम जीतेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को बता दिया कि इंडिया के साथ जंग हुई है। अमेरिका ने इंडिया को बोला कि गो बैक। इंडिया ने बोला हम नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान ने बोला कि हम आपको फूड ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तब हमारे पास आइडिया कि हम लोग पहले सेल्फ रिलायंस होंगे, इसलिए हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाना कम कर दिया। हम प्रोटेक्शनिज़म की पॉलिसी को साथ लेके चलिए। प्रोटेक्शनिज़म का मतलब होता है कि जो हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी हम लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट कर देते, ठीक है। हम हमारी उन कंपनीज़ को बचाएंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर हमारे लोग किसी दूसरे देश से कॉफ़ी मंगवा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को बैन करके इंडिया में टी की प्रोडक्शन करनी शुरू करेंगे, जो उसका सब्स्टिट्यूट है। और इंडिया ने बोला कि हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग ग्रो करेंगे इंडिया में हेल्थ को, जीडीपी को, एजुकेशन को और हाउसिंग को। हालांकि वो लोग हम बहुत अच्छे से कर नहीं पाए, लेकिन इंडिया का मानना ये था कि हम इनको ग्रो करेंगे। अब नेक्स्ट क्या हुआ आफ्टर 1991। 1991 जैसे मैंने बता दिया कि इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म करनी पड़ी और ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। ये कहानी थी इतनी सी, ठीक है। नाउ रेसिस्टेंस टू द ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबल कैपिटलिज्म, इसमें क्या होता है कि जब ग्लोबल कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मतलब कि जब अमीर लोगों की बात हो रही है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अमीर से और भी अमीर हो जाते हैं, लेकिन गरीब लोग गरीब से और भी गरीब हो जाते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि इसके हमने जो पॉलिटिकल व्यूज़ पढ़े हैं उसमें हमने ये समझा था कि जो ये स्टेट को वीक करता है, ठीक है, लोगों ने ये ब्लेम लगाए हैं। लेकिन जो इकोनॉमिकली की अगर हम बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन अगर ये हो रहा है तो इसके साथ किसी भी कंट्री को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को साथ लेके चलना चाहिए। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन चाहे चलाते रहें। जो कल्चरल है, ये कल्चर को बहुत ज़्यादा हार्म कर देते हैं। कैसे हार्म कर देते हैं, मैंने बताया ना कि जैसे अब देखिए, जैसे हम लोग पंजाब से हैं तो हमारे यहाँ पे कल्चर है, जो हमारी सिख फैमिली से लोग आते हैं वो लोग टर्बन वगैरह पहनते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे फॉरेन में चले जाते हैं तो वो लोग उनको देख के अपने बियर्ड हेयर वगैरह कट करवाना शुरू करवा देते हैं।
अब ये अगर उन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया तो वो अपने कल्चर से तो टूट रही है ना, वो किसी दूसरे कल्चर से अटैच होना शुरू हो रही है। तो कुछ सालों बाद, कुछ 100, 50, 150 सालों बाद वो जो कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, तो ये कल्चरली हार्मफुल भी होती है। अभी बस हमारे पास लास्ट पेज है, ठीक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है नाउ। इस वजह से, इन तीनों फैक्टर की वजह से, क्योंकि पॉलिटिकल को वे किया जा रहा है, इकोनॉमिकली भी कुछ जो हमें चेंजेस चाहिए, कल्चरल तो बोल ही दिया कि अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं ग्लोबलाइजेशन के एंटी जो मूवमेंट चलाते हैं। अब क्या हुआ था, एक बार डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी सीटल प्लेस में। तो सीटल प्लेस में मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे क्या हुआ, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों का वहाँ पे क्राउड आना शुरू हो गया, ठीक है। इतने जैसे यहाँ पे इन लोगों की मीटिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पे ये लोग अपनी राउंड टेबल में मीटिंग कर रही है, लेकिन इनके रूम के बाहर बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जो है वो क्राउड करना शुरू कर दिया, इन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वो बोल रहे थे कि आप लोग जो भी हमारे देशों में ग्लोबलाइजेशन लेके आ रहे हो, उनकी जो पॉलिसीज़ है वो अनफेयर है, वो ट्रेडिंग प्रैक्टिस वो अच्छी नहीं है, वो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है। क्योंकि आप जिन देशों से आए हो, आप लोग, आपकी कंट्री फ़िलहाल अभी अमीर है, बस फिर इन्होंने ये ब्लेम लगा दिया कि जो आप लोगों की पॉलिसीज़ है वो अच्छी नहीं है, जो कंट्रीज़ अमीर है वो हमारे देश के लोगों को परेशान कर रही हैं, और आप लोग और अमीर हो रहे हो ऐसी पॉलिसीज़ बना के, और हम लोग और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाली पॉलिसी थी बात। दूसरा फिर क्या चल रहा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि इन्होंने बोले कि जो डेवलप नेशन है, जो ऑलरेडी अमीर कंट्रीज़ हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज़ करिए ग्लोबलाइजेशन के आड़ में आके, ठीक है। और फिर अब क्या हुआ, इसके ऑपोजिट साथ में, ठीक है, एक WSF करके जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, एक फोरम है जो वर्ल्ड सोशल फोरम के नाम से काम करता है। ये भी क्या करते थे, इन लोगों का भी यही मानना है कि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म को अपोज करते हैं। ये बोलते हैं कि ये जो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन है ये देश में नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं कि ये जो ज़बरदस्ती ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि अगर किसी भी कंट्री को हेल्प की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, अगर वो IMF WTO से वो लोन जब मांगते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कीजिए, तो ये फोर्सफुली बोला जा रहा है, तो इसको हटाना चाहिए। तो ये लोग भी इनके साथ ही थे, ठीक है। फिर इनके साथ कुछ लोगों ने और अपने ग्रुप बना रखे थे, जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, या इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, या फिर लेबर एक्टिविस्ट हो गए, ये सारे लोग इन ग्लोबलाइजेशन के एंटी होकर चल रहे थे, ठीक है। अब जो WSF की मीटिंग हो रखी है, वो वेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2001 ब्राज़ील में, 4 हुई थी 2004 मुंबई में, और जो लेटेस्ट 2018 में हुई थी वो भी ब्राज़ील में ही हुई थी मीटिंग। नो, इंडिया एंड रेसिस्टेंस टू द ग्लोबलाइजेशन, बस लास्ट है, देखिए, एक है राइट विंग वाले, एक है लेफ्ट विंग वाले। तो हमने पूरी बुक पढ़ ली, इसमें तो हमें पता होना चाहिए कि राइट विंग वाले वो लोग होते हैं जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो बोलते हैं कि मार्केट रोल फ्रीली प्ले होने चाहिए, गवर्नमेंट की कम से कम इंटरवेंस होनी चाहिए। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसको राइट विंग वाले लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन लेफ्ट विंग वाले इसके एंटी चलते हैं, खिलाफ चलते हैं। ये कौन से लोग होते हैं, जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करते। इनका मानना ये होता है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, कुछ ट्रेड यूनियन आते हैं जिनको लॉस फेस करना पड़ता है, बहुत सारे, मतलब कि फॉर्मर ऐसे हैं जो फार्मर्स हैं, जो MNC के इंगेस्ट हैं, ऐसे पॉलिटिकली कल्चरली भी लोग हैं जो इनको पसंद नहीं करते। तो फाइनली ये हमारा चैप्टर था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।